Hi my friends. So today we are going to continue our chapter number 9 and this is second part of chapter number 9 recent developments in Indian politics. आज की वीडियो में हम era of collisions के बाद वाला जो टॉपिक है उसे कवर करने वाले हैं. This is second part. After this you will get your third part and your chapter will be completed. But आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा, वो है रेफरेंस मटेरियल में जो टॉपिक्स हैं जो आपने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा है उसमें भी आपको रेफरेंस मटेरियल में कुछ टॉपिक्स गिवन है, आपको वो गो थ्रू कर लेने हैं. बिल्कुल छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं. और इस चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बुक में नहीं है, रेफरेंस मटेरियल में नहीं है. यू हैव टू रीड दोज फ्रॉम योर टीचर्स गिवन मटेरियल. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिटिकल राइज ऑफ ओबीसीज. मैंने आपको बताया था कि जब हम पढ़ रहे थे टॉपिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1990s, उसके अंदर एक कॉन्टेक्स्ट ये था कि जो ओबीसीज हैं उन्हें रिजर्वेशन मिलती है और उसकी वजह से दो ग्रुप्स जनरेट होते हैं, एक जो है वो सपोर्ट करता है और दूसरा नहीं करता. तो उसी चीज़ के बारे में हम इस टॉपिक में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो आपको पता होगा कि जो शेड्यूल्ड कास्ट है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो ऐसी कम्युनिटीज़ होती हैं जो कि एजुकेशनल और सोशल बैकवर्डनेस से सफ़र कर रही हैं, गो थ्रू कर रही हैं. तो ये गवर्नमेंट ने एक कैटेगरी बना दी गई है कि इंडिया के अंदर ये पर्टिकुलर जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं दे आर एससी एंड एसटी, और उन्हें रिजर्वेशन के थ्रू और दूसरी चीज़ों के थ्रू उन्हें उनकी सिचुएशन को इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है. बट विद टाइम ऐसा देखा गया कि एससी और एसटी के अलावा कुछ और ऐसे लोग हैं जो कि इस कैटेगरी में नहीं आ रहे एससी एसटी में, पर दे आर बैकवर्ड. ठीक है, तो उन्हें नाम दे दिया गया अदर बैकवर्ड क्लासेस. तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी है जिसकी फुल फॉर्म अदर बैकवर्ड क्लासेस है, ओबीसी है. तो होता क्या है, 1977 के अंदर जो कांग्रेस है वो बैकवर्ड कास्ट का सपोर्ट लूज़ कर रही थी. हमने पढ़ा था कि जब इमरजेंसी हुई फिर जो लोग हैं वो कांग्रेस को सपोर्ट उन्होंने करना कम कर दिया और कांग्रेस को ये जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, ओबीसीज हैं, ये सपोर्ट नहीं कर रहे थे. तो अब होता क्या है कि जो जनता दल है जिसके अंदर दो पार्टीज थी, भारतीय क्रांति दल और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ये दो पार्टीज जो हैं वो जनता पार्टी के अंदर थी. और भी पार्टीज थी पर मेजर पार्टीज कौन कौन सी थी, बीकेटी, भारतीय क्रांति दल और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जनता पार्टी का पार्ट थे. तो ये जो लोग थे इन्होंने अपना एक पावरफुल रूलर बेस बना लिया था. इन्होंने इन ओबीसीज को एक तरह से सपोर्ट देने का वादा किया था. और होता क्या है, फिर जनता पार्टी जीत भी जाती है. तो वही बात है, अब होगा क्या कि एक मंडल कमीशन जो है वो सेटअप की जाएगी इन 1978. ठीक है, ये वाला ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है. 77 में जो है आपने देखा कि सपोर्ट किसके पास किसका था. 78 के अंदर एक कमीशन को सेटअप किया जाता है, मंडल कमीशन, जिसका दूसरा नाम है सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन. क्यों सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है ये, क्योंकि इससे पहले भी एक बैकवर्ड क्लासेस कमीशन सेटअप हो रखी थी, तो इसलिए इसे सेकंड वाला कहा गया. अब क्वेश्चन उठता है इसका कमीशन का नाम मंडल कमीशन क्यों है, क्योंकि इसके जो चेयरपर्सन है उनका नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, या फिर आप कह सकते हो बीपी मंडल. तो इनकी कास्ट मंडल है इसलिए इस कमीशन का चेयरपर्सन के ही नाम पर नाम रखा गया था मंडल कमीशन. अब जो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल हैं, मैंने लर्न कैसे किया कि कौन मंडल कमीशन के चेयरपर्सन थे, तो आप बुरा मत मानिएगा, वी आई मेक कीप ऑन मेकिंग स्टूपिड ट्रिक्स टू लर्न थिंग्स. तो मैंने जैसे बिंदी लगा दी, ठीक है, तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, तो ये पिक्चर मेरे माइंड में सेट हो गई. आई नो दिस इज़ नॉट वेरी राइट थिंग टू डू, पर कभी कभी हमें इतने सारे नेम्स लर्न करने होते हैं कि हम ऐसे क्रैमिंग करके नहीं कर पाते, विजुअलाइज करके कर पाते हैं. तो इफ़ इट डजेंट हर्ट योर थिंग्स तो आप ऐसे कर सकते हो. ठीक है, अगर आपको गलत लगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई हैव टोल्ड यू कि मैंने ऐसे लर्न किया था.
नाउ मूविंग ऑन, टॉकिंग अबाउट बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ये जो है एमपी से नहीं, ये मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं बिहार से, ठीक है, और सीएम के बिहार के सीएम भी बने थे और बिहार से एमपी भी थे, तो एमपी होंगे तभी सीएम बन पाते। उसके बाद एक सोशलिस्ट लीडर थे और जनता पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया था 77 में, और अगले ही साल इन्हें मंडल कमीशन के चेयरपर्सन बना दिया गया था, ठीक है। तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आप याद रखेंगे। ये हम वही बात कर रहे हैं ओबीसीज के पॉलिटिकल राइट्स का सबसे फर्स्ट टॉपिक, द मंडल कमीशन। अब हम इसके बारे में समझते हैं कि हो क्या रहा है। बैकग्राउंड, साउथ इंडिया के अंदर ओबीसी की रिजर्वेशंस जो है वो 1960 से ही चलती आ रही थी, और नॉर्थ इंडिया में कोई भी ओबीसी की रिजर्वेशन नहीं थी। इसकी वजह से डिमांड उठ रही थी नॉर्थ इंडिया के अंदर कि ओबीसी की रिजर्वेशन नॉर्थ इंडिया में भी होनी चाहिए। अब जब जनता पार्टी जो है उसका रूल चल रहा था 77 से लेकर 79 तक, इन्होंने इस डिमांड को देखते हुए एक कमीशन बनाई 78 में, जिसका नाम था मंडल कमीशन, ठीक है। और देखा जाए जो कर्पूरी ठाकुर हैं बिहार के जो सीएम थे, इन्होंने नॉर्थ इंडिया में बहुत लीडिंग रोल निभाया है ओबीसी को रिजर्वेशन देने में अपनी स्टेट के अंदर, बिहार के अंदर, ठीक है। तो इनका बिल्कुल इनिशिएटिव था एक तरह से बिहार में ओबीसी की रिजर्वेशन देने का, ठीक है, अपनी स्टेट में। दूसरी स्टेट्स में अभी तक ऐसा कुछ नहीं था। कर्पूरी ठाकुर जी का आप नाम याद रखेंगे, ठीक है। अब ये जो मंडल कमीशन है वो बनाई क्यों गई थी, व्हाट वाज द पर्पस? तो इट वाज मेड टू इन्वेस्टिगेट द एक्सटेंट ऑफ एजुकेशनल एंड सोशल बैकवर्डनेस ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। ओबीसीज का कितना, मतलब किस तरीके से उनकी कंडीशन है एजुकेशन के मामले में, सोसाइटी के मामले में, उस चीज़ के बारे में देखेगा मंडल कमीशन, या फिर सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, जो कि 1978 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था। वेज ऑफ आइडेंटिफाइंग दीज बैकवर्ड क्लासेस, कौन कौन इस कैटेगरी में हम किस किस को इंक्लूड करेंगे वो चीज़ बताएगी मंडल कमीशन। वेज दिस बैकवर्डनेस कुड बी एंडेड, हम कैसे इस बैकवर्डनेस को ख़त्म कर सकते हैं ये भी मंडल कमीशन बताएगा। एंड होता क्या है कि इसकी रिकमेंडेशंस आ जाती है 1980s के अंदर, यानी कि 78 के अंदर क्या होता है कि इसे बना दिया जाता है, और 1978 के अंदर इसे बना दिया जाता है, और 2 साल बाद ही 1980 के अंदर इसकी रिकमेंडेशन आ जाती है। अब हम पढ़ेंगे कि क्या इसकी रिकमेंडेशंस थी, इसने क्या कहा इस कमीशन ने। अब होता क्या है कि आपको पता है कि जो जनता पार्टी है वो क्या है 1977 से 79 तक ही रही थी। 1980 में जनता जो गवर्नमेंट है वो गिर चुकी थी, ठीक है। पर इसकी रिकमेंडेशंस क्या क्या आई कि बैकवर्ड क्लासेस एक तरह से बैकवर्ड कास्ट है, कि हमारी कंट्री में अभी भी एससी और एसटी के अलावा भी बहुत सारी कास्ट है जिसे कि बहुत नीचा माना जाता है एंड स्टफ। तो इन्होंने पहली बात ये कही कि ये जो क्लासेस हैं बैकवर्ड क्लासेस जिन्हें हमें नाम दिया है हमने, वो एक्चुअल में बैकवर्ड कास्ट हैं। फिर इन्होंने कहा कि जो ओबीसीज हैं उनकी बहुत कम प्रेजेंस है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, बड़े बड़े, और गवर्नमेंट जॉब्स में भी बहुत कम इनकी प्रेजेंस है। इसकी वजह से ओबीसीज को 27% का जो है रिजर्वेशन मिलना चाहिए जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। फिर ये कहते हैं कि इन्हें कहा था ना कि बताओ कि कैसे हम इस बैकवर्डनेस को कम कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि वी कैन इंट्रोड्यूस लैंड रिफॉर्म्स, जिसकी वजह से जो ओबीसीज हैं उनकी कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो पाए, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स हम इंट्रोड्यूस करें जिसकी वजह से हमारी कंडीशन अच्छी हो सके हमारी कंट्री के ओबीसीज की। उसके बाद हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की। तो होता क्या है कि 1990 अगस्त के अंदर जो हमारी ये जनता गवर्नमेंट है, ठीक है, नेशनल फ्रंट है, वो डिसाइड करती है टू इम्प्लीमेंट दीज रिकमेंडेशन। और इसमें से सबसे पहली जो रिकमेंडेशन है जिसके ऊपर काम करना शुरू किया गया वो है 27% वाली रिजर्वेशन वाली बात, ठीक है। तो अभी इस बात की बहुत ऑपोजिशन आई क्योंकि कई लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे, कई इसके अगेंस्ट में थे। और होता क्या है कि ये जो ऑपोजिशन है ये उभर कर सुप्रीम कोर्ट के सामने आई इन इंदिरा सोनी केस। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न कि ओबीसीज के खिलाफ ये जो रिजर्वेशन थी उसके खिलाफ कौन सा केस डाला गया था सुप्रीम कोर्ट में, इंदिरा सोनी केस, ठीक है।
और क्या होता है कि नवंबर 1992 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है कि गवर्नमेंट जो कर रही है ओबीसीज के लिए वो बिल्कुल ठीक है। मतलब इंदिरा साहनी केस का जो हियरिंग है, जो रिजल्ट है, वो किस दिन होता है, नवंबर के अंदर 1992 के अंदर। ठीक है, तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो गवर्नमेंट कर रही है वो बिल्कुल सही है। तो हमने बात कर लिया बैकग्राउंड के बारे में, पर्पस के बारे में, रिकमेंडेशंस और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, और उस केस के बारे में जो कि इसके खिलाफ था। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है मंडल इम्प्लीमेंटेशन। मंडल इम्प्लीमेंटेशन में वही सारी बातें रिपीट की गई हैं, आपको दोबारा से बताई गई हैं। तो ये किस लिए बनाया गया था, इम्प्लीमेंटेशन क्यों किया जा रहा था ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट को, ताकि ओबीसीज को पावर में, जो हमारी कंट्री की पावर है उसमें कुछ शेयर मिले और एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिल सके एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नमेंट जॉब्स में। अब हम बात करते हैं इस जो हमारा ओबीसी का पॉलिटिकल राइज है उसके लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है पॉलिटिकल फॉलआउट्स। फॉलआउट का मतलब होता है रिजल्ट या फिर एंडिंग में जो चीज़ हो रही है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि कैसे जो हमारी लोअर कास्ट हैं या कुछ हैं उनका पॉलिटिकल कैसे राइज होगा। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा वो हम देख रहे हैं। तो 80s के अंदर क्या हुआ कि देयर वाज राइज इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ दलित्स। दलित जो हैं वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में उभर कर आ रहे थे। ठीक है, जैसे कि 78 में जो है एक बनती है बैमसिफ नाम से एक फेडरेशन, जिसकी फुल फॉर्म है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। तो आप देख सकते हो BAMCEF बैमसिफ। ठीक है, तो ये जो है एक सिर्फ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। ठीक है, ये कोई ऑर्डिनरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशंस थी पॉलिटिकल पावर के अंदर भी। और जो बैमसेफ है जो कि 78 में बनी थी, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो हमारी मंडल कमीशन है वो भी 78 में ही बनी थी, बैमसेफ भी 78 में बनी थी। इसे सपोर्ट करने वाले, बनाने वाले बहुजन थे। बहुजन का मतलब होता है मेजॉरिटी ऑफ एनी एरिया, मेजॉरिटी पॉपुलेशन। तो बहुजन का मीनिंग क्या होता है, ST SC OBC एंड माइनॉरिटीज़ जो हैं वो इसको सपोर्ट करते थे। ठीक है, बहुजन। तो बहुजन की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़। ठीक है, अब क्या होता है, विद टाइम DS4 की इस्टेब्लिशमेंट होती है। आप देख सकते हो दलित शोषित समाज संघर्ष समिति जो है, आपको देख सकते हो 1 2 3 4 बार ऐसे, तो DS4। ठीक है, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है जो कि विद टाइम कन्वर्ट हो जाती है बहुजन समाज पार्टी के अंदर, BSP के अंदर। ठीक है, आज के टाइम में भी है बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी पहले क्या थी, DS4 थी, यानी कि दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, जो दलितों की एक वो है, जो कि शोषित लोग हैं। ठीक है, शोषित समाज के लोग हैं जो कि संघर्ष करने वाले हैं अब इस सारे शोषण के खिलाफ, एक ऐसी समिति है ये। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म हो गई DS4 की, और DS4 कन्वर्ट हो गया था BSP में, बहुजन समाज पार्टी में। और इसे सपोर्ट करने वाले दलित लोग थे पंजाब, हरियाणा, UP के। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी को दलित लोग जो कि पंजाब, हरियाणा और UP में हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो बहुजन समाज पार्टी है ये बहुत ज़्यादा मतलब फ्लरिश करने वाली है। आप देखोगे फर्स्ट टाइम कोई दलित वोटर्स द्वारा सपोर्ट की गई पार्टी जो है वो 1989 के अंदर अच्छा परफॉर्म करेगी और 91 में भी अच्छा परफॉर्म करेगी। ठीक है, और इनके जो एक तरह से फाउंडर हैं वो कौन है, कांची राम। ठीक है, कांची राम जो हैं वो BSP के फाउंडर हैं, DS4 के फाउंडर है और बैमसेफ के भी फाउंडर है। तो आप देख सकते हो बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, इसके दलित शोषित समाज संघर्ष समिति के फाउंडर भी कांची राम है। बहुजन समाज पार्टी के भी फाउंडर कौन है, कांची राम हैं। तो ये जो
लीडर हैं, ये बहुजन एम्पावरमेंट के लिए काम करते आए हैं। ठीक है, और अब देखा जाए अब क्या है, जो दलित और ओबीसी जो हैं वो बट चुके हैं। बहुजन पहले इकट्ठे काम कर रहे थे, अब क्या हुआ है, जो दलित हैं और ओबीसी हैं वो अलग अलग पार्टीज के मेंबर बन गए हैं और एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो पहले क्या था और अब क्या है। अब हम जाने वाले हैं अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। अभी मैं आपको तीनों का मतलब बता देती हूँ। सबसे पहले कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है कि जब भी आपकी पॉलिटिक्स में कम्युनिटी के नाम पर पॉलिटिक्स होनी शुरू हो जाए, कम्युनिटी के अंदर क्या आ जाते हैं, रिलीजन भी आ जाते हैं, तो जब भी पॉलिटिक्स में रिलीजन और रिलीजन में पॉलिटिक्स घुस जाए, ये बुरी सिचुएशन को कम्युनलिज्म बोला जाता है। यानी कि आप धर्म के आधार पर पॉलिटिक्स करते हो, किसी एक धर्म को सपोर्ट कर रहे हो, किसी एक धर्म के खिलाफ काम कर रहे हो, दैट इज नोन एज कम्युनलिज्म। सेकुलरिज्म क्या होता है, आप सभी धर्मों को इक्वली मानते हो, आप इंटरफेयर नहीं करते हो, सभी की रिस्पेक्ट करते हो, वो है सेकुलरिज्म। हमारी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, सेकुलरिज्म है। हम कम्युनलिज्म के खिलाफ हैं। हम एक डेमोक्रेसी हैं जहाँ पर लोग जो हैं वो रूल करते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे ये जो समय था 1990s वाला, इस समय पर कैसे कम्युनलिज्म जो है वो इंडिया के अंदर फैलेगी और क्या क्या हमारी कंट्री के अंदर होने वाला है। ठीक है, रिलीजन जब पॉलिटिक्स में घुस जाएगी तब क्या क्या हुआ था वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे रखा है आपकी बुक में, वो हम गो थ्रू करेंगे। तो अगर आप देखोगे सबसे पहले इसमें मेरे कोई थॉट्स नहीं है। ठीक है, वट एवर इज रिटन इन योर बुक दैट इज वॉट आई एम एक्सप्लेनिंग यू। अनदर थिंग कि यहाँ पर आई एम एक्सप्लेनिंग दिस फ्रॉम अ व्यू पॉइंट ऑफ इंडियन सिटीजन, किसी भी धर्म के आधार पर आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग एनीथिंग। और जो भी मैं बोल रही हूँ वो आपकी ऑलरेडी एनसीईआरटी की बुक में रिटन है, तो डोंट टेक इट कि मैं किसी को हर्ट करना चाहती हूँ। यहाँ पर सब कुछ जो भी बोला जा रहा है दैट इज़ रिटन इन योर एनसीईआरटी। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बताती है कि जो बीजेपी है वो हिंदुत्व को यूज़ करके कैसे ऊपर उठने की कोशिश कर रही थी और उठी भी थी। सबसे पहले बताया गया कि इस समय पर पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी होने लग गई थी। लोग रिलीजन को एक मुद्दा बनाकर लोगों का सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे थे। और हो क्या रहा था कि भारतीय जनसंघ जो है एक पार्टी है, ठीक है, उसने क्या किया था, इमरजेंसी के बाद जो है जनता पार्टी में आ गया था ये भारतीय जनसंघ। ठीक है, अब भारतीय जनसंघ ने इमरजेंसी के बाद मतलब 1975 के बाद जो है ये भारतीय जनसंघ, ठीक है, जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। जनता पार्टी जीत जाती है 77 में, पर गिर जाती है 79 में, फॉल ऑफ जनता पार्टी हो जाता है। अब देखा भारतीय जनसंघ के जो लोग थे कि जनता पार्टी तो अच्छा काम नहीं कर पाएगी, तो इन्होंने भारतीय जनसंघ ने क्या किया, जनता पार्टी में से निकलकर अपनी एक और पार्टी बना ली, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, जनता पार्टी में से निकल के भारतीय जनता पार्टी बना ली 1980 के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है कि बीजेपी की फॉर्मेशन कब हुई थी और कैसे हुई थी। मतलब कि पहले बीजेपी के ये जो लोग थे वो भारतीय जनसंघ के लोग हुआ करते थे, इन्होंने जनता पार्टी को ज्वाइन किया। जनता पार्टी जब हार गई, इन्होंने अपनी अलग से भारतीय जनता पार्टी बनाई थी 1980 के अंदर। पहले क्या था, भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी आइडियोलॉजी थी, ब्रॉड इनका पर्सपेक्टिव था, ये सपोर्ट करते थे गांधीयन सोशलिज्म को। सोशलिज्म जो है बहुत ज़्यादा प्रॉपर मैनर में इंडिया में फॉलो नहीं किया जा सकता, तो जो गांधी जी हैं उन्होंने अपने तरीके का सोशलिज्म कि कैसे गवर्नमेंट जो है वो लोगों को हेल्प करके लोगों को ऊपर उठा सकती है। ठीक है, थोड़ी बहुत जो गवर्नमेंट है वो लोकल गवर्नमेंट्स वाला जो पर्सपेक्टिव है गांधी जी का, उसे गांधीयन सोशलिज्म बोलते हैं। तो बीजेपी जो है वो पहले इसको सपोर्ट करती थी। बीजेपी को देखा कि 1980 में हम कुछ नहीं कर पाए इस आइडियोलॉजी से, 84 में भी हम कुछ नहीं कर पाए। इन्होंने क्या किया, 1986 में हिंदुत्व को अपना एक तरह से मेन
मतलब मेन टॉपिक बना लिया लोगों को अपने सपोर्ट में लाने के लिए। ठीक है, तो ये आपकी बुक में गिवन है कि 1986 से बीजेपी जो है वो हिंदुत्व के नाम पर पॉलिटिक्स करना इन्होंने शुरू किया, और इसके बाद जो है 1986 के बाद लोगों ने इन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब हिंदुत्व होता क्या है? वीडी सावरकर जो हैं इन्होंने ये हिंदुत्व वर्ड क्रिएट किया था। वीडी सावरकर जो हैं वो ओरिजिनेटर हैं हिंदुत्व के। इनके हिसाब से हिंदुत्व हिंदूनेस है, यानी कि इंडियन नेशनहुड का एक सिंबलिज्म है कि हम हिंदू हैं, यानी कि हम भारतीय हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो इंडियन नेशनहुड है यानी कि हिंदू होना वो हिंदुत्व है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंगली हमें इंडिया को अपना पितृभू मानना चाहिए, फादर लैंड मानना चाहिए और पुण्य भू मानना चाहिए, मतलब होली लैंड मानना चाहिए। ठीक है, और इनका कहना है कि यदि हमें भारत को एक बहुत स्ट्रॉन्ग राष्ट्र बनाना है तो हमें एक यूनाइटेड नेशनल कल्चर की ज़रूरत है, यानी कि सभी लोग एक ही कल्चर को मानते हो। हमें एक ऐसा भारत बनाना है और कोई ऐसा कल्चर नहीं है सिवाय हिंदू कल्चर के जो कि ये काम कर पाए, हमारे भारत को यूनाइटेड बना सके, स्ट्रॉन्ग बना सके। ठीक है, तो ये सब कुछ हो रहा था कि मैंने आपको बताया ना कि जो हिंदू है वो पॉलिटिक्स में यूज़ करके लोगों को अपने साइड कर लेना, तो ये सब कुछ चल रहा था। आप इसका रिजल्ट भी देखोगे कि कितना बुरा निकलेगा। अभी हम आगे देखते हैं, केस के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने इंदिरा सोनी केस पढ़ा था ओबीसी के मामले में, हम शाह बानो केस 1985 का पढ़ने वाले हैं इस कॉम्युनलिज्म को देखने के लिए। ठीक है, अब होता क्या है, एक 62 ईयर ओल्ड मुस्लिम वुमेन थी जिन्होंने अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लिया था। ये इनका नाम शाह बानो था। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए फ्रॉम माय हस्बैंड। आपको पता होगा कि जब भी डाइवोर्स होता है तो जो हस्बैंड है उसे जो वाइफ है उसका सारा सामान भी जो डाउरी में ले रखा था शायद वो वापस करना पड़ता है, कुछ मेंटेनेंस देनी पड़ती है। ठीक है, तो उस चीज़ की मांग की इस मुस्लिम विमेन ने। ठीक है, तो और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि येस शी शुड गेट द मेंटेनेंस फ्रॉम द हस्बैंड। अब जब ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम हस्बैंड को मुस्लिम वाइफ को देना पड़ेगा, तो जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स को इस बात पर गुस्सा आया क्योंकि उनके पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंगली जो हस्बैंड है वो ये सब कुछ नहीं देता है। तो अब होता क्या है, कांग्रेस की सरकार चल रही होती है। कांग्रेस ने देखा कि हम मुस्लिम्स को ऐसे नाराज़ नहीं कर सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया, कांग्रेस की राजीव गांधी वाली जो गवर्नमेंट थी इन्होंने एक लॉ पास कर दिया, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। एक ही साल बाद केस के इन्होंने क्या किया कि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को गलत बता दिया इस एक्ट के अकॉर्डिंगली, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, मुस्लिम विमेन एक्ट 1986। ठीक है, ये तो ब्रैकेट में है और ब्रैकेट का अलग से याद कर सकते हो, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स। ठीक है, मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986 ब्रैकेट में लिख दो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स, जिसके हिसाब से ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन्हें देना पड़ेगा मेंटेनेंस, और आने वाले डाइवोर्सेस में भी ऐसा ही होगा कि जो हस्बैंड है वो देगा, वो इस एक्ट के अकॉर्डिंगली इन्होंने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट का। तो आप देख सकते हो कि अब कांग्रेस सरकार की बहुत ज़्यादा बीजेपी ने भी क्रिटिसिज्म की और विमेन ऑर्गेनाइजेशंस जो थी मुस्लिम की उन्होंने भी किया, और कुछ ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स जो कि चाहते थे कि ये सही चीज़ कही थी सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाई अपनी। ठीक है, तो ये 2-3 टॉपिक्स थे वो आपके इंट्रोडक्शन में गिवन थे। मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट टॉपिक, इस टॉपिक के बाद हम अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ये जो टॉपिक है वो है अयोध्या डिस्प्यूट का। ये आपकी कॉम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी का ही एक हिस्सा है, और ये वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल और
सेंसिटिव मुद्दा है हमारे देश का। तो अब मैं आपको बताती हूँ, जो आपकी बुक में लिखा है विल बी टेलिंग यू ओनली दैट, ठीक है। इस पे मेरे व्यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं। आप दोनों साइड्स को देखकर फिर ही कहना कि हाँ ये मेरा व्यू पॉइंट है, ठीक है। हमेशा सिर्फ एक नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, दोनों व्यू पॉइंट्स को देखो। यू शुड सी बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन एंड देन यू शुड डिसाइड, ठीक है। एक ही ग्लासेस डाल के, कि पिंक कलर की ग्लासेस डाल के ही किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देखना चाहिए। तो आपको वो ऑब्जेक्ट चाहे ब्लैक हो, आपको पिंक ही दिखेगा, ठीक है। तो आपको क्या है, अनबायस्ड होके समझना है इस चीज़ों को, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि 16वीं सेंचुरी के अंदर एक बाबरी मस्जिद बनाया जाता है अयोध्या के अंदर, ठीक है। आपको अयोध्या से ये याद होगा कि जब हम रामायण देखते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ है कि जो लॉर्ड राम है वो यहाँ पर जन्मे थे, ठीक है। अयोध्या के अंदर 16वीं सेंचुरी के अंदर मीर बाकी नाम के जनरल, जो कि बाबर का जनरल था। बाबर कौन था? मुगल किंग था। मुगल किंग का जनरल जिसका नाम मीर बाकी था, उसने एक मस्जिद बनवाया, बाबरी मस्जिद, ठीक है, अयोध्या के अंदर। अब होता क्या है कि कई हिंदूज का ये कहना है कि ये जो बाबरी मस्जिद है उसे राम के जो मंदिर है उसको तोड़कर फिर उसके ऊपर बनाया गया है, ठीक है। दिस इज द व्यू पॉइंट ऑफ सम हिंदूज। तो अब होता क्या है कि मुस्लिम और हिंदू के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है इस बारे में कि यहाँ पे हमारा राम मंदिर है और मुस्लिम्स का अभी यहाँ पर बाबरी मस्जिद है। तो इस बात पर जो है डिस्प्यूट होता है। तो 40s के अंदर क्या होता है, बाबरी मस्जिद को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि केस चल रहा होता है कि कौन सही कौन गलत, ठीक है। तो कहा गया कि बाबरी मस्जिद को बंद कर दिया गया कि अभी कोई यहाँ पे पूजा नहीं कर सकता, ना तो हिंदू अंदर आ सकते ना ही मुस्लिम, ठीक है। अब होता क्या है, बंद है तो सब कुछ थोड़ा ठीक था। अब फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फरवरी 1986 के अंदर अनलॉक कर दिया कि हिंदू बाबरी मस्जिद में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, इस फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऐसा बोल दिया फरवरी 1986 में। अब होगा क्या कि जो हिंदू हैं वो अपने लोगों को एकत्रित करके यहाँ पे बाबरी मस्जिद में लेके आने लगे, मुस्लिम लोग अपने लोगों को लेके आने पड़े, यहाँ पर आने लग गए। तो देयर वाज अ क्रिएशन ऑफ कम्युनल वायलेंस, कम्युनल टेंशन क्रिएट हो गई कि हिंदू कह रहे हैं ये जगह हमारी है, बाबरी मस्जिद नहीं होना चाहिए, यहाँ पे राम मंदिर होना चाहिए। मुस्लिम्स का ऑलरेडी यहाँ पे मस्जिद है, ठीक है। तो देयर वाज अ कम्युनल वायलेंस। अब अगर आप देखोगे कि आपकी बुक में हिंदूज़ के बारे में ज़्यादा बताया कि हिंदू क्या क्या कर रहे थे उस समय पे। सबसे पहले बीजेपी की बात बताई गई है, जैसे मैंने आपको अभी भी पढ़ाया था कि बीजेपी ने हिंदुत्व को अपना एक मेन टॉपिक बना लिया था, हिंदू के बारे में ही बात होती थी, ठीक है। तो कॉम्युनल बन चुकी थी पार्टी। अब हिंदूज़ का बीजेपी का क्या कहना था कि ये यहाँ पर राम मंदिर ही बनना चाहिए। इन्होंने एक रथ यात्रा शुरू की थी सोमनाथ से अयोध्या, सोमनाथ गुजरात है, अयोध्या जो है वो यूपी, ठीक है। रथ यात्रा जिसमें मतलब जैसे जो लीडर हैं बीजेपी के वो एक व्हीकल में बैठे होते थे और उनके फॉलोअर्स जो हैं वैसे डिस्टेंस में चल रहे होते थे। तो इस तरीके की रथ यात्रा, ताकि लोग देखें, लोग इन्फ्लुएंस हों और हमें ज्वाइन करें इस इशू को बहुत बड़ा बना दिया गया, ठीक है। सबसे पहली बीजेपी हो गई, भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद है आरएसएस, जिसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। इसने बहुत ज़्यादा मतलब इस इशू को उठाया हिंदूज़ की साइड से। एक है वीएचपी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें विश्व हिंदू परिषद, ठीक है। विश्व हिंदू परिषद ने भी लोगों का, इंडियंस का, हिंदूज़ का सपोर्ट लेने की कोशिश करी कि आप इस चीज़ को सपोर्ट करिए, ठीक है। तो अभी इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा वो हम आने वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं, और आप इस चीज़ के बारे में और रीड कर सकते हो। दूसरे क्या कहते हैं उससे एकदम से इन्फ्लुएंस नहीं हो जाना चाहिए। एजुकेटेड इंसान कौन होता है? जो दूसरे की बात सुनकर एकदम से कॉम्प्लेसेंट नहीं हो जाता कि हाँ जो आपने कहा है वो सही है। वो इंसान लेजिटिमेट सोर्सेज से पढ़ता है, लेजिटिमेट सोर्सेज को सुनता है, ठीक है। सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा बिलीव नहीं करता, रिसर्च करने में ज़्यादा अपना वो रखता है। तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहिए, सही सोर्सेज से पढ़ना चाहिए, तभी आपका जो व्यू पॉइंट है वो सही बनेगा, ठीक है।
क्योंकि कम नॉलेज भी क्या होती है, डेंजरस होती है। हमें कम नॉलेज होती है तो फिर हम उसी नॉलेज में रिस्ट्रिक्टेड रह जाते हैं, वैसा ही हमारा व्यू पॉइंट बन जाता है। तो और पढ़िए अपने देश के लिए, ठीक है, हमारे देश के लिए क्या सही है, हमें वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमें और रिसर्च करनी चाहिए, किसी भी टॉपिक के बारे में और पढ़ना चाहिए, ताकि जो हमारे देश के लिए सही है, ठीक है, हमारे देश में शांति बनी रहे और बहुत अच्छी तरीके से हमारा देश डेवलप करे, उस चीज़ के पर्सपेक्टिव से हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, बाय।